हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, आज तो कोई डिस्कशन है हमारी करने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप में से बहुत लोगों का पिछला काम पेंडिंग है, यह मुझे पता है। अ, वो जो भी है, एक बात आप ये समझ लो कि एटलीस्ट उस चक्कर में इस चैप्टर का पेंडिंग मत छोड़ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो एटलीस्ट इसको तो पूरा अच्छे से पूरा करते जाओ। ठीक है, तो हाँ जी, तो हमने बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफाइन कर लिया था। आज हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशनशिप है। तो तो दिस विल बी, इसको हम कहते हैं बच्चों एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी डू इज कि हम यस, और कवर करने का बेस्ट टाइम है बच्चों, अभी आपकी नेक्स्ट वीक छुट्टियां आ रही हैं 4, है ना, दिवाली वाली, 13, 14, 15, 16। दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो है उसमें कंप्लीट कर लो। वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट।
तो हम ऐसे एक बच्चों रॉड लेते हैं, ठीक है? उसको हमने हैंग कर दिया। इस रॉड से नीचे हम एक ऐसे पैन हैंग कर देते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम वेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इस रॉड के बच्चों एंड पॉइंट से हम एक ऐसे मार्कर कनेक्ट कर देते हैं, और ये एक स्केल है, ठीक है? तो हमें बच्चों रॉड की ओरिजिनल लेंथ और उसका एरिया पता है, ठीक है? अब बच्चों हमारा प्रोसेस क्या है? We add some known weights in the pan, and measure अंशुमन, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम्हें कंप्लीटली बैन होना है? तो हम बच्चों नोन वेट्स ऐड करके, और हम उसके बेसिस पे वी विल मेजर स्ट्रेस। स्ट्रेस सीधा मेजर हो जाएगा बच्चों, है ना? नोन वेट्स हैं तो mg अपॉन एरिया करेंगे, राइट? और हम उधर से स्ट्रेन भी मेजर कर सकते हैं, रॉड की इलॉन्गेशन मेजर कर लेंगे, तो डेल्टा एल बाय एल करेंगे, उधर से स्ट्रेन आ जाएगा। ये समझ आता है बच्चों? दूसरा बच्चों जो स्टेप है वो ये है कि हम वेट्स को रिमूव करते हैं, और फिर से स्ट्रेन मेजर करते हैं। बताओ बच्चों इस स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस हुई?
यस, नहीं, दिस इज यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी और द प्लास्टिसिटी। भाई अगर तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गई, इसका क्या मतलब है कि इलास्टिक बिहेवियर है ना। अगर अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आई, इसका क्या मतलब है कि प्लास्टिक नेचर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप से हमारे को इलास्टिक या प्लास्टिक प्रॉपर्टीज का पता चलता है। और हम ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट करते हैं। वेट्स बढ़ाते हुए। जब फाइनली ऐसा होगा कि किसी एक पॉइंट पे जाके वायर ब्रेक ही हो जाएगी। बस एक इंस्टेंट में ही हटा लेते हैं, इकट्ठे ही रखे एक बार में वेट से, एक बार में ही हटा लिए। जैसे पहले 5 किलो रखा, फिर 10 किलो रखा, फिर 15 किलो रखा। 5 किलो के लिए ऑब्जर्व कर लिया, 5 किलो रख के क्या हो रहा है, 5 किलो हटा के क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मान लो 10 किलो रखा, फिर देखा 10 किलो रख के क्या हो रहा है, 10 किलो हटा के क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। ये समझ आता है बच्चों? ओके, अब बच्चों इस ऑब्जर्वेशंस के साथ जब हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो देखो क्या देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अभी हम जो बच्चों ग्राफ, ऑब्वियसली ये ग्राफ अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, हम जो बना रहे हैं दिस इज फॉर आयरन। ठीक है, तो जो जितने मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, उन सब का ग्राफ नियरली सेम नेचर का होता है। अब बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेन प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ठीक था, पहले वाला ही था, वाई पे ही होता है स्ट्रेस। ठीक है, नहीं इसमें ट्राई करने वाला नहीं है कुछ, मतलब इसमें कोई अभी पता ही नहीं ना हमें तो कि कैसा होगा। ये तो मतलब मैं ही आपको एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स बता पाऊंगा। तो बच्चों क्या देखने को मिलता है हमें कि
शुरू के कुछ वेट्स तक, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तक, हमें जो ग्राफ मिलता है ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। और मतलब यहां तक हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, और यहां तक अभी ऐसा भी हो रहा है कि जब आप वेट्स हटाते हो तो वायर अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात ग्राफ से नहीं पता चल रही आपको, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज तो ग्राफ से क्लियर नहीं हो रही कि वेट्स हटाने पे भी वो वापस आ गए थे, कि जीरो लेंथ पे आ गए थे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आती है। ग्राफ से ये समझ आ रहा है कि हाँ स्ट्रेट लाइन थी, ग्राफ से ये नहीं समझ आ रहा कि वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बच्चों जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू को और बढ़ाते हैं, तो यहां से ये ग्राफ अब कर्व होना शुरू हो जाता है। जो अब थोड़ा सा और स्ट्रेस देने पर बच्चों एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको मैं ई से मार्क करता हूं, जिसके बियॉन्ड, ठीक है, कि अगर मान लो ई करेस्पॉन्ड्स टू 10 kg, लेट से, कि जब हमने 10 kg से थोड़ा सा भी लोड बढ़ाया तो ऐसा हुआ कि अब वायर वापस तो आ रही है लेकिन कंप्लीटली वापस नहीं आ रही, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ई पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस हुई? बताओ भाई। क्या हम ये कह सकते हैं कि ई पॉइंट ऑनवर्ड्स प्लास्टिक नेचर आनी शुरू हो गई, है ना? ई पॉइंट तक तो कंप्लीटली इलास्टिक नेचर थी। बच्चों जो लोग चैट पे नहीं लिखते ना, मैं होमवर्क पे उन्हीं को पकड़ता हूँ मोस्टली। तो हिंट है आपके लिए। तो पी पॉइंट तक क्या था? प्रोपोर्शनल थे। ई पॉइंट तक क्या है कि उसमें इलास्टिक नेचर है, ठीक है। अब हम बच्चों, अच्छा बच्चों फिर से एक बात समझो कि इलास्टिक नेचर ग्राफ से नहीं पता चल रही, है ना? ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जैसे अगर मैंने आपको ये ग्राफ बना के दे दिया तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ मैंने वेट्स हटा हटा के देखा था और उससे मुझे पता चला है कि ये पॉइंट है। अब बच्चों जब हम और स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि
ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट शेप की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो आप देख सकते हो कि अब इसकी स्लोप जो है वो कंसिडरेबली कम हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात कि मतलब स्लोप कम होने का क्या मतलब है कि अब आप थोड़ा सा भी वेट बढ़ाते हो तो वायर काफी खिंच जाती है, ठीक है। और और अगेन ये ग्राफ से पता नहीं चल रहा, बट अब धीरे धीरे ऐसा भी हो रहा है बच्चों कि जैसे जैसे हम अब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं ना, कि तो मान लो पहले वायर 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले वायर मान लो 10 सेंटीमीटर खिंची थी, तो पहले तो 10 ही वापस आ रही थी। जैसे जैसे ई क्रॉस किया तो हो सकता है 10 का 9 वापस आ रही हो, धीरे धीरे ऐसा होता है कि 10 का 8 वापस आना शुरू हो जाएगी, फिर 7, फिर 6, फिर 5, सो ऑन। और फिर एक देर के बाद ऐसा ही हो जाता है कि वो वापस आना ही बंद कर देती है, ठीक है। एक बात समझो, ऐसा कोई पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर रहे कि जहां पे हम ये कहें कि हाँ अब उसने बिल्कुल आना बंद कर दिया। हम बस ये कह रहे हैं कि हाँ जी, ई के बाद प्लास्टिक नेचर आनी शुरू हो गई। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि कब कंप्लीटली प्लास्टिक नेचर आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि ये ग्राफ एक कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, और उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे को भी आता है, और नीचे को आके किसी एक पॉइंट पे वो टूट ही जाती है वायर। जो पीक है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो बच्चों एक बार इसकी सिग्निफिकेंस बताओ मुझे, ये जो ग्राफ नीचे को जा रहा है। मतलब बच्चों आप सीक्वेंस समझो ध्यान से, ठीक है। मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है। तो शुरू में तो रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या कर रही हैं कि जितना भी आपने लोड अप्लाई किया, मान लो आपने 10 किलो तक लोड रखा, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस में इतनी कैपेसिटी है कि 10 किलो तक जो भी एक्सटेंशन हुई थी वो उनको वापस ले आती है, बॉडी को नेचुरल में ले आई, ठीक है, समझ आया। अब आपने कर दिया 10 से 11 किलो वेट, रिस्टोरिंग फोर्सेस में उतनी एबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ी सी एक्सटेंशन रह जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्सेस पूरे का पूरा वापस नहीं ला पाई बॉडी को, करेक्ट। धीरे धीरे आपने वेट्स और बढ़ाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो तो जब आप वेट्स और बढ़ा रहे हो बच्चों, देखो जो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो फाइनली आ कहां से रही हैं,
वो मॉलिक्यूल्स की ही अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना आपस की। तो अब एक पॉइंट ऐसा आया जब आपने बॉडी को इतना खींच दिया कि आपने मतलब रिस्टोरिंग फोर्सेस को मार ही दिया। मतलब आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि आपने मॉलिक्यूल्स को अलग ही कर दिया एक दूसरे से, अब क्या होगा? अब तो रिस्टोरिंग फोर्सेस खत्म ही हो गई उसके अंदर। तो जब रिस्टोरिंग फोर्सेस खत्म हो गई तो क्या होगा? तो बॉडी में खुद का ओरिजिनल शेप साइज भी मेंटेन करने की एबिलिटी खत्म हो गई। तो क्या हो रहा है कि जब आपने लोड हटा भी दिया तो भी वो बॉडी खिंचती जा रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? कि मतलब बेसिकली बॉन्ड्स ही तोड़ दिए अंदर के। ठीक है, वंस अगेन, पी तक क्या हो रहा था? पी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था और वायर वापस भी आ रही थी, मतलब पूरी इलास्टिक नेचर भी है। टी के आगे क्या हो गया? इलास्टिक नेचर तो है, लेकिन अब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ई पॉइंट पर आकर इलास्टिक नेचर कम होनी शुरू हो गई। ई पॉइंट तक तो मटेरियल कंप्लीटली इलास्टिक था, ई के बाद प्लास्टिक नेचर आनी शुरू हो गई। मतलब अब वायर में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होगी ही होगी। ठीक है, यू पॉइंट क्या है? यू पॉइंट है जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी बियर कर सकती है। ठीक है, तो यू पॉइंट पे जाके तो आपस के बॉन्ड्स टूट ही जाते हैं। उसके बाद बॉडी की खुद का शेप साइज भी मेंटेन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो बच्चों, एक तरह से यू पॉइंट के बियॉन्ड किस तरीके की नेचर हो गई? ऐसे कौन सी वो होती हैं मटेरियल्स जो अपना खुद का शेप साइज ही नहीं मेंटेन कर सकती? फ्लूइड्स, है ना? तो हम कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ फ्लूइड बिहेवियर आना शुरू हो गया। ठीक है, फ्लूइड कह लो, लिक्विड कह लो, व्हाटएवर। और बस वो जो अगला पॉइंट है वो तो वो है कि जहां पे फिर टूटी गई बॉडी। मतलब कि जब आपने यू जितना लोड दिया तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे ही टूट गई बॉडी। अब आपने वो लोड देके अगर हटा दिया तो बॉडी थोड़ा सा और खिंचती है और फिर टूट जाती है। समझ गए बच्चों? तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, क्या क्या है। पी को बच्चों हम कहते हैं एज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, टिल पॉइंट पी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ई को हम कहते हैं एज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तो नाम से ही समझ आता है कि
जहां तक इलास्टिक बिहेवियर है। यू जो है दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई बच्चों? कई जगह इसको सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिखा होता है, राइट? बात वही है कि मैक्सिमम स्ट्रेस which the body can bear। तो बच्चों P से लेकर E के बीच में क्या हो रहा है? वंस अगेन, P से लेकर E के बीच में इलास्टिक बिहेवियर तो है, मतलब आपने अगर लोड देके हटाया तो वायर अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाएगी। बस फर्क ये है कि P से E के बीच में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम कह रहे कि अब ज्यादा टाइम लगेगा वापस आने में। मतलब P और E बच्चों दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। E पॉइंट तक बॉडी अपनी शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेती है। ठीक है? उसका इससे कोई लिंक नहीं है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है। ठीक है? मतलब बच्चों फिर से, प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है? इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो मतलब जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल रबर जो होती है, रबर के केस में ना ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहीं होता ही नहीं है, तो वहां मतलब सॉर्ट ऑफ पॉइंट पी डिफाइंड ही नहीं है, बट वहां इलास्टिक लिमिट होती है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो बच्चों आप थोड़ा सा इस बिहेवियर को उससे भी समझ सकते हो। जैसे अगर आप जो आपने पेन्स में स्प्रिंग लगा होता है, अगर आप स्प्रिंग पे थोड़ी फोर्स लगाओ तब तो ऐसा होता है स्प्रिंग वापस आ जाएगा। अगर आप जोर से खींच दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि फिर वो वापस ही नहीं आता, वैसे ही रह जाता है ना? और बहुत ही जोर से खींचोगे तो पता ही है कि टूट ही जाएगा। तो एक बात बच्चों और समझो कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये बहुत ही एक जनरल सा ग्राफ बनाया है। ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ये ग्राफ अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। ठीक है? फिर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें पी और ई जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है? तो अ, अभी मेरे पास एक डाउट आया कि क्या ई पॉइंट पी से पहले भी आ सकता है? तो
आ सकता है, एज सच कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि ई पॉइंट पी से पहले ना पाए, मतलब कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, है ना। मतलब मैंने आप जैसे आपको बोला कि पी और ई बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलास्टिक नेचर। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट? तो बच्चों इस ग्राफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है while selecting a material for any particular application, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम यूज करते हैं मटेरियल को, तो वी स्टे बिलो पी ओनली, मतलब बिलो ई ओनली, ऐसा करना चाहिए मुझे, कि हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि इलास्टिक नेचर एक्सीड हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी ना मटेरियल में। एंड हम उसके अंदर भी बच्चों एक काफी सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, कि मतलब मान लो हमें पता है कि हम जहां पे यूज कर रहे हैं कि वहां पे भाई 100 न्यूटन का फोर्स आना है, ठीक है। तो हम जब डिजाइन करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम पहले ही 250-300 तक का ही मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं बताओ? मतलब सेफ्टी मार्जिन लेने की क्या जरूरत है हमें? अगर 100 तक है तो फिर 200 तक क्यों हम करें? मार्जिन लेके चलना पड़ता है ना, जैसे अब लिफ्ट है, लिफ्ट पे लिखा होता है कि 6 पैसेंजर्स, पर धक्के से 8 भी तो चढ़ी जाते हैं उसमें। तब तक चढ़ते नहीं रहते लोग जब तक लिफ्ट ही ऊपर ना जाए, अदरवाइज कौन पड़ता है? ऐसे टू व्हीलर है, टू व्हीलर पे बैठ तो 4 लोग भी हैं ही। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम मतलब करते हैं। तो अब जैसे मान लो घर बनता है, ठीक है। अब घर में मतलब एक केस है कहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्टोरी बनाना है, ठीक है। बट स्टिल हम पहले ही उसमें जिस तरीके से उसकी फाउंडेशन बनाते हैं या सब कुछ करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही अज्यूम्ड होता है कि चाहे आप अभी जितना मर्जी कह लो, अगर कल को आपने इसके ऊपर 3 फ्लोर और भी बना दिए तो भी आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस, कहीं पे हम ज्यादा फैक्टर लेके चलते हैं मार्जिन, कहीं पे कम लेके चलते हैं, और उसके हिसाब से हम मतलब मटेरियल चूज करते हैं। तो बच्चों हम जो आगे काम करेंगे, हम तो पी से नीचे ही रहेंगे, ठीक है। उसके आगे, पी के आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो थ्योरेटिकल है, ठीक है। हमें कभी मैथमेटिकली उनमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा कि कितनी प्लास्टिक नेचर आ गई या क्या कुछ। तो टिल पी कैसा बिहेवियर होगा?
तो अब जो हमने पहले बच्चों जिस टाइप के स्ट्रेसेस पढ़े थे, है ना? अच्छा, ये बच्चों जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है? तो अब इससे क्या हो जाएगा? तो अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए लिखूं बच्चों, तो वहां पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट हो गया टिल पी। ठीक है? इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल y। यंग्स मॉडुलस। ठीक है? तो बेसिकली y क्या बन गया? देखो, अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, f परपेंडिकुलर l बाय a डेल्टा l। तो जैसे बच्चों स्प्रिंग के केस में हम फोर्स और इलोंगेशन को रिलेट कर लेते थे, ठीक है? ऐसे ही हम बाकी बॉडीज के केस में भी विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉडुलस हम बता सकते हैं कि कितनी फोर्स पर कितनी इलोंगेशन होगी। तो आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन रिलेट कर रहा है, इसमें एरिया और लेंथ भी डिपेंडेंट है। सिमिलरली बच्चों, हम वॉल्यूमेट्रिक के केस में जब टर्म डिफाइन करते हैं तो वो बन जाती है, वहां स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बन गया? स्ट्रेस क्या था? डेल्टा पी। स्ट्रेन क्या बन गया? डेल्टा वी बाय वी। तो ये बन गया बच्चों v डेल्टा p बाय डेल्टा वी, या फिर ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट एज v dp बाय dv। अब बच्चों आप एक बात समझो कि ये टर्म नेगेटिव होगी ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो कम होगा।
तो इसलिए ना हम मतलब इसके आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं जब हम इसको डिनोट करते हैं, जस्ट सो दैट कि जो हमारा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। इसको हम कहते हैं एज बल्क मॉडुलस। ठीक है जी। एंड सिमिलरली बच्चों तीसरा बन जाता है शेयर। तो शेयर बन जाता है बच्चों, उसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ईटा। तो ये बन जाता है एफ पैरेलल बाय ए थीटा या एफ पैरेलल ए डेल्टा एक्स बाय एच। ठीक है जी। तो बच्चों ये तीन रिलेशंस आ जाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जिससे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशंस को रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी कुछ पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली वो अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट ही पूछा जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं पूछा जा सकता। बच्चों यहां तक समझ आ गया? ओके। तो बच्चों जैसे हम स्प्रिंग में कहते थे कि जब हम खींचते हैं स्प्रिंग को तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज यहां पर भी है। तो बच्चों एक बार कोशिश करो डिराइव करने की। आपके पास इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है, एरिया है, लेंथ है। ठीक है, आप उसको ऐसे खींच रहे हो तो मान लो आपने उसको कुछ एक्स अमाउंट से एक्सटेंड कर दिया, तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी।
करो ट्राई बच्चों। करण, तुम लैपटॉप चला रहे हो आजकल या बंद है? गुड। वरुण, एक गलती है, देखो ध्यान से।
हाँ बच्चों, तो ये हम बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने कंसेप्ट जैसे यूज किया था वैसे ही, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड स्लोली स्ट्रेचिंग। ये सबका साइन गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वर्क डन इस एफ का निकाल रहे हो और उसके साथ नेगेटिव लगाई जा रहे हो। ये डेफिनेशन बच्चों मैं ठीक यूज कर रहा हूँ? याद है मैंने आपको बताया था कि जब एक्सटर्नल है तो उसके साथ स्लोली भी आता है। हाँ बच्चों, ये समझ आया? अब एक्सटर्नल फोर्स, जब आपने कुछ एक्स से खींचा हुआ है, मान लो एक्स ना यूज करो क्योंकि एक्स फाइनल है, या जैसे भी मान लो फाइनली मैं उसको डेल्टा एल बोल देता हूं। अब अगर किसी भी इंस्टेंट पे मान लो हमने एक्स से खींचा हुआ है, तो स्लोली खींचने के लिए फोर्स कितनी लग रही होगी? वाई ए एक्स बाय एल, है ना? तो अब वर्क डन कितना हो गया? इंटीग्रल एफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई ए एक्स बाय एल डी एक्स, जहां पे आपका एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। तो ये बन गया बच्चों हाफ वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। बच्चे समझ आया? कुछ कुछ वैसा ही है जैसे वहां भी हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, है ना? बच्चों इसको देखो हम लिखते कैसे हैं, हम इस फॉर्म में नहीं याद रखते इसको। आदित्य तुम बहुत शांत हो आजकल। आदित्य घर क्या चक्कर है? बोरिंग लग रहा है चैप्टर? तो यू अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? यू अपॉन एरिया इंटू लेंथ, राइट? तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो। हाफ एक टर्म तो बन जाएगी बच्चों,
y डेल्टा x बाय एल, और एक टर्म बन जाएगी डेल्टा x बाय एल। ऐसे लिख सकता हूँ मैं? तो ये क्या बन गया? कैन आई राइट दिस एज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। हाँ बच्चों, बन रहा है ये देखो। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं इस फॉर्म में। सो ऑफ कोर्स आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर मैं बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में मतलब चेंज कर दूं, आई कैन राइट इट एज, मतलब मैं बच्चों अगर देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस था ना, तो ये हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर भी बन सकता है, या हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई भी बन सकता है ना? मतलब वाई हुआ या कोई भी और मॉडुलस हुआ। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, क्लियर एवरीवन? ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये बच्चों एक रॉड है, हैवी रॉड। आपको उसका मास पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, यंग्स मॉडुलस पता है। तो आपको बताना है elongation in rod due to its own weight। ध्यान से करना।
एक बेसिक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, वैसे तो ऑब्वियस है कि रॉड के जो बच्चों अलग अलग पॉइंट्स हैं, दे आर अंडर डिफरेंट स्ट्रेस, इजंट इट? तो मतलब अलग अलग पार्ट्स की इलोंगेशन अलग अलग होएगी रॉड्स के।
हाँ आदित्य ठीक है, गुड। करण नहीं। जिसका हो गया, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों हिंट दे रहा हूँ, रॉड के छोटे से पार्ट की इलोंगेशन निकालो और फिर सारे पार्ट्स की इलोंगेशंस को ऐड कर दो। आशीष ध्यान से देखो, कोई टर्म मिस तो नहीं हो रही। ठीक है।
नहीं विदुषी गलत है। चलो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है? मैं अभी नहीं बता रहा। अ, मैं आपको एक सेकंड आपको होमवर्क बता देता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बड़े दिनों बाद होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हाँ विदुषी, अब ठीक है। बच्चों इसका मॉड्यूल पक्का से पढ़ना है, ठीक है? आप समझ रहे हो कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना? तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, और इसमें आप कर सकते हो अब। हाँ, बहुत मोड मेड नॉन मेड दोनों को पढ़ना जरूरी है। ABC पार्ट्स, ठीक है? और इनमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है इन क्वेश्चंस में, तो वो करनी है, बिकॉज क्या होगा कि एरिया वगैरह में वो पाई आर स्क्वायर की टर्म आ जाती है, वाई की टर्म भी बहुत बड़ी होती है। तो प्लीज ये कर लेना क्वेश्चंस, ताकि थोड़ा सा मतलब यू गेट यूज टू इट। कब है अपनी क्लास? अब, अब तो नेक्स्ट वीक है ना? तो बहुत टाइम है। चलो ठीक है बच्चों। टेस्ट के टाइमिंग्स मैं आपको भेजता हूँ। संडे को आपके टेस्ट है ना, 2? चलो इतना कर लेना, ठीक है? 3A मत करना। मैं आपको ना टेस्ट का अभी मतलब मैसेज आएगा आपको आज बताने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली। चलो, ओके बच्चों, बाय।